आपका उपक्रम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम साउंड एंड वेव्स पार्ट 4 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और कुछ डिफिनेशंस बची हैं उनको करके हम इस पार्ट को पूरा फिनिश करेंगे और हम इसी के साथ हमारा साउंड एंड वेव चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप बुक लीजिए कोई और एक्सरसाइज कीजिए, नोट्स बनाइए, आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे एक भी। तो आज चलिए बात करते हैं। सबसे पहले दो न्यूमेरिकल्स हैं, उनको तो हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। कुछ टर्म बचे हैं जैसे रीवाइब्रेशन। क्या रीवाइब्रेशन? रीवाइब्रेशन को हिंदी में कहते हैं अनुरणन। अनुरणन तो हम पहले पढ़ चुके हैं ध्वनि का परावर्तन। तो ध्वनि का परावर्तन से ही रिलेटेड ये है। क्या था ध्वनि का परावर्तन? जब हम कोई वॉइस निकालते थे मुंह से तो सामने कोई परावर्तक सतह या टकराने वाली सतह होती थी, तो ध्वनि उससे टकराकर फिर पुनः सुनाई पड़ती थी। ठीक है, तो उसे ध्वनि का परावर्तन कहते थे। अब ध्वनि का अनुरणन या रीवाइब्रेशन क्या है? जब ध्वनि को के समाप्त होने के बाद भी बार बार सुनाई देना। जब कोई चीज़ बोले हम तो वो बार बार गूंज करके हमको सुनाई पड़ी बार बार, तो वो क्या कहलाती है? रीवाइब्रेशन कहलाती है। ओके, कोई छोटा रूम है उसमें ज़्यादा तेज से चिल्लाओ तो क्या होता है? आवाज़ गूंजती रहती है, तो उसे क्या कहते हैं? रीवाइब्रेशन। तो रीवाइब्रेशन और ध्वनि का परावर्तन में यही अंतर। ध्वनि के परावर्तन में ध्वनि दूर से टकरा के आके सुनाई पड़ती है, उसके लिए दूरी मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। और इसके लिए कोई दूरी नहीं निश्चित है, इसमें ध्वनि समाप्त होने पर भी गूंजती रहती है, तो इसे ध्वनि का अनुरणन या रिवाइब्रेशन कहते हैं। अब अनुरणन या रिवाइब्रेशन को कम करने के लिए क्या यूज किया जाता है? जैसे फिल्म हॉल हैं, पिक्चर हॉल्स हैं ना, तो उनमें ये रिवाइब्रेशन को कम करने के लिए कुछ चीज़ें लगाई, जैसे कार्क, मोटा कपड़ा, ओके, मोटा कपड़ा, खुरदरी दीवार या तो प्लाईवुड दीवार पे लगा दी जाती है, जिससे जो ये रिवाइब्रेशन होता है उसको ये क्या कर लेता है? ऑब्जर्व कर लेता है। ओके, तो इससे हमको आवाज़ गूंजती नहीं है जैसे सिनेमा हॉल्स में। ठीक है, तो ये हो गया ध्वनि अवशोषक पदार्थ। ओके, तो अनुरणन या रिवाइब्रेशन के बारे में हमने समझ लिया। अब ध्वनि का अपवर्तन क्या होता है? जैसे कि हमने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन होता है। इधर देखिए, ये एक सतह होती है, यहाँ से मान लीजिए प्रकाश आया। ओके, प्रकाश आया और सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट गया, तो ये क्या होता है? परावर्तन होता है। क्या होता है? परावर्तन। ओके, लेकिन जब प्रकाश ये तो उसी माध्यम में लौट गया ना, यहाँ से आया इधर, इधर तो नहीं क्रॉस किया ना। ठीक है, इसी सतह से टकराकर इधर चला गया, तो ये परावर्तन होता है। अपवर्तन क्या होता है? इस माध्यम में है, मान लो ये मीडियम 1 है, ये मान लेते हैं वायु है, ये है कांच। इसी तरह क्या होता था? प्रकाश यहाँ से वायु से गया कांच में, तो यहाँ पर जब जाता है तो ये थोड़ा अपना रास्ता बदल देता है, या तो इधर झुक जाएगा तो इधर। इसके बारे में डिटेल में हम प्रकाश चैप्टर में बात करेंगे। तो ये होता है प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का टकराकर उसी माध्यम में लौट जाना। और अपवर्तन क्या होता है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी चाल में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इसीलिए अपना मार्ग थोड़ा तिरछा या झुका हुआ कर देता है। इसी तरह ध्वनि में भी ये गुण पाए जाते हैं। परावर्तन की बात की, अब अपवर्तन का बात कर लेते हैं कि ध्वनि में अपवर्तन कैसा है। उसी प्रकार ध्वनि क्या होती है? जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम, मान लीजिए किसी सॉलिड में थी फिर लिक्विड में गई या गैस में गई, तो वहाँ भी उसका क्या हो जाता है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से मुड़ जाना भी ध्वनि का अपवर्तन कहा जाता है। अब ध्वनि के अपवर्तन के कारण एक चीज होती है कि दिन की अपेक्षा रात को अधिक सुनाई देता है। ठीक है, दिन में क्या होते हैं? धूल कण, हमारा एटमॉस्फेयर में बहुत चीज़ें होती हैं, तो दिन को क्या होता है? ध्वनि अपवर्तित हो जाती है, लेकिन रात में बिल्कुल माहौल शांत होता है, तो अपवर्तन की घटना कम हो जाती है। ओके, तो इसलिए रात को अधिक सुनाई देती है। ठीक है, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैक नंबर। क्या? मैक नंबर। मैक नंबर क्या होता है? मैक नंबर कुछ नहीं, वायुयान की चाल या किसी भी चीज़ की चाल जो गतिमान हो, है ना, वायुयान, रॉकेट वगैरह कुछ भी, वायुयान या रॉकेट या गतिशील वस्तु कोई भी की चाल और ध्वनि का वेग का जो रेशियो होता है वही क्या कहलाता है? मैक संख्या या मैक नंबर। लेकिन कब? जब ताप, दाब और ताप समान हो, है ना, क्योंकि हमने पिछली बार पढ़ा था कौन कौन से फैक्टर पर ध्वनि को प्रभावित करते हैं फैक्टर, है ना। तो यहाँ पर वायुयान की चाल मान लीजिए कुछ है 500 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और ध्वनि की चाल है 332 मीटर पर सेकेंड। तो जब इसको कैलकुलेट करके जितना आएगा नंबर वही होता है मैक नंबर। ठीक है, तो मतलब किसी भी गतिशील वस्तु की चाल या वायुयान हमने ले लिया है, वहाँ यहाँ वायुयान की चाल हो बटे ध्वनि की चाल। ध्वनि की नॉर्मल चाल मानी जाती है 332 या 332 मीटर पर सेकेंड। ओके,
अब देखिए ये क्या होते हैं टर्म, कभी सुना होगा सुपरसोनिक मिसाइल चीन बना रहा है, हाइपरसोनिक मिसाइल है ना। तो सुपरसोनिक क्या होती है, मैक नंबर जिसका 1 से कम हो, है ना, और जिसका मैक नंबर इक्वल टू 1 हो उसे ट्रांससोनिक कहते हैं या पराध्वनिक, ठीक है। और जिसका मैक नंबर ग्रेटर देन 1 हो उसे सुपरसोनिक कहते हैं, और जिसका मैक नंबर ग्रेटर देन 5 हो उसे हाइपरसोनिक कहते हैं। कहने का मतलब है ये है जिसका मैक नंबर इक्वल टू 1 है उसकी स्पीड, उस रॉकेट या वायुयान या कोई भी चीज़ है गतिशील, तो उसकी स्पीड वायु के बराबर है। अगर 1 है तो मतलब उससे 1 गुना कम है, ठीक है। और अगर मैक नंबर 2 से ज़्यादा तो 2 गुने से भी ज़्यादा, वायु की स्पीड जितनी है उसके 2 गुनी होगी। मैक नंबर 5 है तो कहने का मतलब है ऐसी मिसाइल जिनकी चाल वायु की चाल के 5 गुना होती है। ओके, तो मैक नंबर कुछ नहीं, बस किसी गतिशील वस्तु या वायुयान की चाल और ध्वनि का वेग, है ना, उसका रेशियो जो होता है वो क्या होता है, मैक नंबर होता है। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं दो न्यूमेरिकल्स की, फिर क्लास को समाप्त करते हैं। हमने पढ़ा था ना कि तापमान पर ध्वनि को प्रभावित करता है, तो कितने तापमान पर ध्वनि का वेग 17 डिग्री सेल्सियस पर के वेग का दुगुना हो जाएगा। ओके, तो मतलब 17 डिग्री सेंटीग्रेड पर कुछ ध्वनि का वेग रहा होगा ना, तो फिर वो अब कौन सा टेम्परेचर है जिसपे ध्वनि का वेग उससे दोगुना हो जाएगा। देखिए मान लीजिए टेम्परेचर कितना था, 17 डिग्री। पहली बात तो ये देख लिए 17 डिग्री को केल्विन बताने के लिए 273 डिग्री 273 ऐड करते हैं तो ये 290 केल्विन बनता है। यहाँ डिग्री नहीं लगता है, ठीक है। उष्मा तापमान लेसन में हम इसकी बात करेंगे। 17 डिग्री सेंटीग्रेड या 17 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 ऐड करने पर 290 केल्विन बनता है। यहाँ डिग्री नहीं लगता, 290 डिग्री केल्विन नहीं, 290 केल्विन। तो मान लीजिए 17 डिग्री सेंटीग्रेड पर मान लीजिए इसका वेलोसिटी कितनी थी, 1 थी, मान लेते हैं 1 मीटर पर सेकेंड। तो अब पूछ रहा है कौन सा टेम्परेचर होगा कि इसका जो वेलोसिटी है वो इससे 2 टाइम मतलब 2 मीटर पर सेकेंड हो जाए, कुछ ऐसा पूछ रहा है ना, ऐसा कुछ पूछ रहा है। मान लीजिए 17 डिग्री सेंटीग्रेड पर मान लेते हैं 1 मीटर पर सेकेंड थी, तो अब कौन से टेम्परेचर पे ये इसकी स्पीड 2 टाइम्स हो जाएगी। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ ये फार्मूला होता है V1/V2। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर की थी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में तो T1 यहाँ तो V1 वहाँ, यहाँ V2 यहाँ तो T2। V1 की वैल्यू क्या है V1 की वैल्यू अभी नहीं रखते, चलो T1 की रख लेते हैं। T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 290 केल्विन में, T2 निकालना है। ओके, V1 बराबर मान लेते हैं V और V2 बराबर 2V, क्योंकि पहले क्या मान लेते हैं हम, चाल V थी तो अब दोगुना 1160 केल्विन। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। V1/V2 फिर अंडर रूट T1/T2। V1 V है तो V2 क्या हो जाएगी 2V हो जाएगी। T1 क्या है 290 केल्विन, इसलिए आंसर भी किस में आएगा, केल्विन में आएगा। ओके फिर T2 की वैल्यू निकालनी तो T2 की हमने वैल्यू निकाल ली है। अब दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यदि हाइड्रोजन गैस में ध्वनि का वेग 1100 मीटर पर सेकंड तो ऑक्सीजन में ध्वनि का वेग, तो यहाँ पर थोड़ा सही कर लीजिए, V1/V2 बराबर हो जाएगा अंडर रूट M2/M1, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है ना, तो V1/V2 इक्वल टू अंडर रूट M1/M2/M1। V1 1100 मीटर पर सेकेंड, V2 निकालना है, और M2 क्या हो जाएगा, M2 बोले तो ऑक्सीजन बाद वाला है ना, M2 ऑक्सीजन का कितना 32 और हाइड्रोजन का 2, दोनों तरफ क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। 1100 इंटू 1100 स्क्वायर करेंगे तो ये V2 का स्क्वायर। ओके, और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा अंडर रूट। तो ये देखिए अब 1100 इंटू 1100 इंटू 2/32 इक्वल टू V2 का स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा अंडर रूट 1100/2/32 V2 बच जाएगा। 1100 2 टाइम तो एक बार 11 और 2 बार 100 4 0 तो 2 0 हो जाएंगे, और ये 16 का 2 1 जा 2 और ये 16 का 4 अंडर रूट में, तो ये क्या हो जाएगा 4 2 जा 8
टू बचा, 4 5 जा, अब इसका मल्टीप्लाई 11 इंटू 24, 11 5 जा 55, 11 2 जा 22 और 5 275 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि क्या है वेलोसिटी है। तो देखिए v1/v2 √m2/m1, v1 का वैल्यू 1100, v2 की वैल्यू निकालना है, m2 मतलब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 32, हाइड्रोजन का 2, क्योंकि हाइड्रोजन H2 होता है, ऑक्सीजन O2, तो इसका परमाणु क्रमांक 1, इसका 16 होता है, तो 16 2 जा 32। फिर हमने कैलकुलेट कर लिया, ऐसे करके 275 मीटर पर सेकेंड है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपका इसी के साथ चैप्टर फिनिश होता है। धन्यवाद, बाय बाय।